नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो प्रायिकता को बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है। अब यहाँ हम जो उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे उन बेसिक कंसेप्ट से आगे के अब बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ स्टार्ट होते हैं। वहाँ केवल उनके जो केवल ऊपर की बातें बताई हुई थी, यहाँ हम उसका को डीपली अध्ययन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है, कि किसी जो यादृच्छिक प्रोबेबिलिटी होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। उसके आधार पे हम बताएंगे कि किसी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार किसी घटना की, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे जो 11th क्लास का बेसिक से स्टार्ट करके हम 12th क्लास के चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे पहले जो बात आती है वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक परीक्षण अर्थात किसी घटना की यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। यादृच्छिक परीक्षण का होने का मतलब होती है दो बातें अपन को याद रखनी है। यादृच्छिक परीक्षण कब बोल सकते हैं किसी घटना को हम कि वो यादृच्छिक परीक्षण कहलाती है, यदि उसके दो या दो से अधिक अनुकूल परिस्थितियां हो, अर्थात उसके दो या दो से अधिक अनुकूल परिणाम हो, दो या दो से अधिक संभावित परिणाम हो, संभावित परिणाम हो, और उसके साथ साथ में कि घटना के घटित होने से पहले हम उस घटना के बारे में बता नहीं सकते कि एक्चुअली में कौन सी घटना घटित होगी। अर्थात जैसे मान लिया मैंने एक सिक्के को मैं उछालता हूँ, तो सिक्के को उछालता हूँ, मेरे पास उसकी दो संभावित घटनाएं हैं, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल। लेकिन मैं जब तक सिक्के का अर्थात जब तक सिक्के को नहीं उछालता तब तक मैं यह नहीं बता सकता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, अर्थात वो उसके संभावित परिणाम है। तो संभावित परिणामों के अर्थात घटना के घटित होने तक मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि घटना पे जो संभावित परिणाम वो क्या होगा। अर्थात घटना के घटित होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। अर्थात मैं उस परिणाम के बारे में बता नहीं सकता कि जो परिणाम होगा वो एक्चुअली में क्या आएगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी घटना को यादृच्छिक घटना कब बोलेंगे, यादृच्छिक घटना तब बोलेंगे कि उस घटना के दो या दो से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए, और उसके साथ साथ में घटना के घटित होने से पहले उस घटना के बारे में ये नहीं बता सकता कि इस घटना के घटित होने से पहले मैं ये संभावित जो परिणाम है उस परिणाम के बारे में नहीं बता सकता कि हेड ही आएगा कि टेल आएगा, कि कैसे पासे को उछालते हैं तो पासे को उछाल के हमारे पास 6 संभावनाएं होती है, तो उस 6 संभावनाओं से मैं ऐसे नहीं बता सकता। जब तक पासा उछल के जब तक उसका संभावित परिणाम हमारे पास नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं बता सकता कि इसका जो संभावित परिणाम होगा ये होगा। केवल मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मैं सिक्के को उछालता हूँ तो मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कन्फर्म रूप से जो हेड आएगा या टेल आएगा। जब तक घटना का घटित हो जाता है, तो घटना जब ओकर्ड हो जाती है तब तक हम घटना के ओकर्ड होने से पहले हम उसके संभावित परिणाम के बारे में नहीं बता सकते। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब बात आती है, दूसरा नाम आता है हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक्चुअली में होता क्या है कि किसी घटना के जो घटित होने के जो संभावित कुल परिणाम है, संभावित कुल परिणाम वो क्या कहलाते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, जिसे एस से निरूपित करते हैं। इसमें क्या होता है, संभावित कुल परिणाम। संभावित कुल परिणाम क्या कहलाते हैं, इसके प्रतिदर्श समष्टि कहलाते हैं। जैसे मेरे पास है दो सिक्के हैं, और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास दो सिक्के हैं,
मैं फर्स्ट बार क्या करता हूँ, सिक्के को क्या करता हूँ, उछालता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। मैंने उस सिक्के को क्या किया, वापस उछाला, दूसरे सिक्के को उछाला, तो उसके संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट सिक्के पे क्या आया, हेड, तो उसके साथ में क्या आ सकता है, वापस हेड आ सकता है, या इस हेड के साथ वापस क्या आ सकता है, टेल। यही घटना हो सकती है यहाँ से। मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट सिक्का उछाला था वहां पे मेरे पास क्या आया, टेल, और दोबारा सिक्का उछाला उस पर भी वापस क्या आ गया, टेल। या क्या हो सकता है, फर्स्ट सिक्के पे मैंने उछाला तब आया मेरे पास टेल, दूसरे सिक्के को उछाला तब आया मेरे पास हेड। तो मेरे पास ये टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। अर्थात ये इसके कुल क्या है, परिणाम है। अर्थात इन कुल परिणामों का जो समुच्चय होता है, इन कुल परिणामों को जो संभावित कुल परिणाम, ये संभावित कुल परिणाम कौन कौन से हैं, जैसे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। तो ये जो संभावित जो परिणाम है, इन संभावित परिणामों को क्या कहा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। संभावित जितने भी कुल परिणाम होते हैं उन संभावित कुल परिणामों को क्या कहा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। उसके बाद में आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है घटनाओं का बीजगणित। अर्थात अलजेब्रिक जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का जो बीजगणितीय रूप होता है वो देखते हैं। घटनाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का अलजेब्रिक। सबसे पहला अपना नाम आता है कि पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होना, जैसे मान लिया कि कोई घटना है, उसको बोल सकता हूं कि ए कोई क्या है, घटना, तो ए डेस क्या कहलाएगा, घटना ए का पूरक कहलाता है, पूरक कहलाता है। अर्थात जैसे मान लिया कि मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि एक सिक्का था और एक सिक्के को मैंने उछाला, तो उछालने पे मेरे को क्या प्राप्त हुई, या तो हेड प्राप्त हो सकता है या क्या प्राप्त हो सकता है, टेल प्राप्त हो सकता है। मैंने बोल दिया कि इस मेरे पास सिक्के को उछाला तो मेरे पास हेड या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अर्थात हम किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं तो हमें पता है किसी घटना की जो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थितियां, तो जो अपने पास जो संभावित संभावनाएं जो इवेंट्स होती है, कुल घटनाएं, ये अनुकूल स्थितियां बटे कुल घटनाएं, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। इसका मतलब अगर मेरे को हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल स्थितियां कितनी है, 1, और टोटल स्थितियां कितनी थी, 1 और 1 कितने हो गए, 2। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई, 1/2। इसी प्रकार में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना चाहूँ वो कितनी आएगी, 1/। यहां से मैं बता सकता हूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी आएगी, 1/2। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब यहां से क्या होगी कि इसका मतलब होता है कि एक घटना के घटित होना, और इसका मतलब होता है कि एक घटना का घटित नहीं होने की संभावना है। अर्थात मेरे यहाँ पे मैंने निकाला क्या कि H के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से मैं अगर ये निकालना चाहूँ H के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस का 1/2, अर्थात 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो यहाँ से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी H किसका मान होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H डेस का मान होता है। अर्थात किसी भी घटना का पूरक क्या होता है कि उसके अगर एक में से उस घटना की प्रोबेबिलिटी को घटा दिया जाए तो उसकी घटना की प्रोबेबिलिटी का मान प्राप्त हो जाता है। ये होता है इसका पूरक कॉम्प्लीमेंट। अर्थात किसी घटना का कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट्स होती है वो इवेंट्स क्या होती है, या तो अपन क्या कर सकते हैं, केवल इवेंट्स की, ये तो प्रोबेबिलिटी की बात थी, केवल इवेंट्स की बात करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि अगर एक घटना कोई है, जैसे मान लिया मैंने कि 1 2 3 आने की प्रायिकता है, और जो प्रतिदर्श समष्टि वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। जैसे मेरे पास एक पासा था,
पास पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। मैंने घटना ए बता रहा हूं कि घटना ए कब घटित हो सकती है, जब पास पे अगर 1 2 3 आए तो ये क्या है, घटना ए। तो ए घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी, ए घटना के नहीं होने की प्रायिकता एस माइनस ए, अर्थात एस के वो अवयव आएंगे जो ए में नहीं है। तो यहाँ कौन कौन से आएंगे, 4 5 6, अर्थात अगर ए घटना के घटित नहीं होने की, अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ से केवल घटना की बात करता हूँ तो एक जो डेस आएगा वो क्या आएगा, ए डेस बराबर क्या बोल सकता हूँ, एस माइनस का ए। और इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए तो 1 माइनस का 1 बाई एच, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी एच, तो ये क्या हो जाएगा पी एच डेस का, अर्थात जिसका किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें काउंट करनी है, प्रोबेबिलिटी का मान फाइंड आउट करना है, तो अगर उसके मान में से मैं क्या करता हूँ, जिस मान का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसका क्या कर देंगे, उस मान को इसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे A1 में से, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अपने केवल घटना की प्रोबेबिलिटी चाहिए, अर्थात हमें क्या चाहिए, केवल घटना है, घटना की कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो प्रतिदर्श समष्टि में से उस क्या कर देंगे, उस घटना को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, किसी भी घटना की पूरक जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट घटना का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आता है घटना ए या बी। घटना ए या बी क्या होता है, दूसरा आता है घटना ए या घटना बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि घटना ए या बी, इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट ए और बी। इसका मतलब होता है किसी घटना का ए यूनियन बी निकालना। यूनियन क्या होता है इसका, सर्वनिष्ठ समुच्चय। जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, अर्थात मैं क्या बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई घटना है ए के घटित होने की प्रायिकता, जैसे मैं एक सिक्के की बात कर लेता हूँ, सिक्के में हमारे पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और घटना मेरे पास बी है, वो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। मेरे को घटना ए या बी चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हेड और टेल दोनों। तो ये क्या आ गया, इसका ए यूनियन बी का मान आ गया। अर्थात घटना ए या बी का मतलब क्या होता है कि इवेंट ए यूनियन इवेंट बी। और एक दूसरा नाम आता है हमारे पास ए तथा बी। घटना ए तथा बी, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवेंट ए एंड बी। ए तथा बी या इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। दो घटनाओं का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। अर्थात इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, अर्थात किसी जो सेट है, ये दोनों इवेंट है, दोनों इवेंटों का क्या निकालेंगे अपन, इंटरसेक्शन जो इवेंट होगी उस इवेंट को ये दोनों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब भी हमारे पास घटना ए तथा बी आएगा तो हम क्या हो गया, ज्ञात करेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की बात करेंगे। और जब भी हमारे पास घटना ए या बी की बात करता है तो हम हमेशा कौन सी क्या करते हैं, घटना ए यूनियन घटना बी की बात करेंगे। तो ये यहाँ से इस प्रकार इनके नाम से हमें ये याद रखना है, और ये हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इवेंट ए एंड बी का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, या घटना ए तथा बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। और या अपन क्या बोलेंगे कि घटना ए या बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन ऑफ बी, या क्या बोलेंगे इवेंट ए और इवेंट बी, इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन बी की बात कर रहा है। तो इस प्रकार हम घटनाओं के बारे में बता सकते हैं कि किसी घटना का हमें कॉम्प्लीमेंट याद करना है तो किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट याद करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी याद करनी है तो किस प्रकार उसकी प्रोबेबिलिटी याद कर सकते हैं, किसी घटना की जो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ये हमें आपस में क्या है, ये वर्ड पे ही चलने वाली कुछ चीज़ है जो हमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन्हीं बेस पे अपन क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी का मान याद करेंगे। क्योंकि हमें ये चीज़ें बातें पता होगी, उसके बाद में ही हम इसका क्या मान निकाल सकते हैं। तो इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दो घटनाएं अपवर्जी कब हो सकती है, अर्थात अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, अपवर्जी घटनाएं वो घटनाएं जो क्या कर सकती है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, उनको क्या बोल सकते हैं हम,
अपवर्जी घटनाएं कह सकते हैं। अर्थात ऐसी घटनाएं जो एक साथ गठित नहीं हो सकती उन्हें अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। अर्थात इनको असंयुक्त घटनाएं भी कहा जाता है, असंयुक्त घटनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनको संयुक्त नहीं कर सकते। असंयुक्त घटना भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि घटना अगर इंटरसेक्शन ऑफ बी की बात की जाए तो इसका मान क्या होगा 5। इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहा जाता है, अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि मेरे पास अगर एक पासा है तो पासा के लिए हमें पता है कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6 हो सकती है। मैं बात करता हूं कि घटना ए है। घटना ए क्या है, पासे पर सम आना। घटना ए है पासे पर सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। और घटना बी क्या है, पासे पर विषम संख्या का आना, विषम संख्या का। अगर यहां पे बात करूं तो मेरे पास क्या मान आएगा, जो एक घटना है वो क्या आ सकती है 2 4 6, और घटना बी क्या है 1 3 और 5। तो ये दोनों घटनाएं हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो क्या आता है 5, क्योंकि कोई भी इसमें क्या है कॉमन अवयव नहीं आ रहा है। अर्थात इस प्रकार की दो घटनाएं हैं, ये असंयुक्त घटनाएं कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन दोनों प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को क्या कहा जाता है, अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। कि ऐसी घटनाएं जो दोनों एक साथ कभी घटित नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ कि ये घटना ए है, ये क्या बोल रही है कि किसी घटना के सम आने की प्रायिकता। तो सम आने की घटना है, सम आने का मतलब हो गया कि उस पासे पर केवल अगर ये सम डिजिट आता है तब तो ये इसको ग्रहण करता है, वरना ये इसको मान को ग्रहण नहीं करेगा। विषम संख्या आने का मतलब ये दोनों घटनाएं क्या हो गई, एक दूसरे की अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। अर्थात अब यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ये ए घटना बी घटना की क्या है, दोनों घटनाएं अपवर्जी है। या तो क्या आएगा, सम आएगा, या क्या आ सकता है, विषम आ सकता है। अर्थात ये एक दूसरे की दोनों घटनाएं एक साथ कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं क्या है, अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सी घटनाएं अपवर्जी होती है और कौन सी अपवर्जी घटनाएं नहीं होती है। तो यहाँ से हमने एग्जांपल से इसको देख लिया कि अपवर्जी घटनाएं वास्तविक तौर पे क्या होती है। इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है 12th क्लास का, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब पढ़ेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सह प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता। अब इसका मतलब क्या हो गया कि किसी घटना घटित हो रही है, उस घटना के घटित होने के बाद में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। अर्थात अगर P E/F, इसका मतलब क्या हो गया कि F घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में E घटना घटित होने की प्रायिकता, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। सह प्रतिबंध का मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रतिबंध हमें दिया हुआ आएगा कि उस प्रतिबंध को वहां मानकर दूसरे अपन जो घटना होगी उस घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। जैसे यहां क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि F घटना घटित हो चुकी है, इस F घटना के घटित होने के बाद E घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, P E इंटरसेक्शन ऑफ F इक्वल PF। इसका मतलब ये होता है, यहां क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि F घटना के घटित होने के बाद E घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, इसको बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। अर्थात किसी घटना का हमें क्या दे रखा है कि ये घटना घट चुकी है, इस घटना के घटने के बाद इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मेरे पास एक पासा है,
तो 5 से के लिए मेरे पास प्रतिदर्श समष्टि है, जैसे 1 2 3 4 5 6। मैं एक घटना मान लेता हूं कि जैसे f घटना है, f घटना है कि इस 5 से पर सम आने की प्रायिकता। f घटना क्या है? 5 से पर सम आने की घटना। तो सम आने की प्रायिकता घटना है, तो सम कौन कौन से हो सकता है? या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये f घटना घटित होने के बाद, अगर जैसे ई घटना क्या है? घटना पर एक आने की प्रायिकता, सॉरी 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस ई घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है कब? जब एफ घटना घटित हो चुकी है। अगर हम डायरेक्ट निकालते कि ई घटना की घटित होने की प्रायिकता तो कितनी आती है? 1/6 आती है। कि पी ऑफ ई का मान कितना आता? 1/6। लेकिन अब हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है ई का मान ज्ञात करना है जब क्या हो? एफ घटना घटित हो चुकी हो। एफ घटना के घटित होने के बाद पी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये क्या होता है? पी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ। अर्थात यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि P ऑफ F इसकी कितना आएगा? P F का मान कितना आएगा? 3 आएगा। 3/6 इसका मतलब कितना आ गया? 1/2। P ऑफ E का मान कितना है? 1/6। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? F इंटरसेक्शन ऑफ E। F इंटरसेक्शन ऑफ E कितना आ रहा है? 1। कितने में से 1 आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी जाएगी? प्रायिकता ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई की प्रायिकता 1/6 यही होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने थे? 6 में से कितने आ रहे हैं? इसकी प्रायिकता कितने आ रहे हैं? 1/6। तो यहाँ पे इसका मान रखना है, यहाँ पे कितना आ गया? 1/6 अपॉन पी एफ। पी एफ का मान कितना है? पी एफ 1/2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 2/1। तो यहाँ से ये कट गया, तो ये कितने बार? 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी कि एफ घटना के घटित होने के बाद में ई घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/3। तो यहां से हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्योंकि अगर हमारे पास किसी की प्रायिकता निकालनी है इस ई घटना की घटित होने की, और कब? जब एफ घटना घटित हो चुकी है। तो हमारे पास अनुकूल स्थितियां कितनी थी? हमें ज्ञात करना है पी ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ई घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो ई के लिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 1, और यहाँ नंबर के टोटल कितने हैं? 3। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 1/3। कि ई घटना के एफ घटना घटित हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि जो एफ घटना है ये क्या है? सम है। अर्थात हमारे पास जो है मान 2 4 6 है, इसमें से 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/3। तो इस प्रकार क्या ज्ञात कर सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि किसी घटना के घटित होने के बाद में दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस प्रकार आता है कि इसका सूत्र क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार हम किसी प्रायिकता के कंडीशनल होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज 16.1, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि पी ए का मान दिया हुआ है 7/13 और पी बी का मान दिया हुआ है 9/13, और हमें एक मान दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान दिया हुआ है 4/13, और हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी का मान फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में पी घटना के घटित होने के बाद में ए घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। ये होता है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना दिया हुआ है? 4/13 अपॉन पी बी। पी बी का मान कितना दिया हुआ है? 9/13। यहां से क्या आ गया? 4/13 इंटू 13/9। यहां से 13 से 13 कैंसिल, ये आ गया 4/9। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना आ गया? 4/9। अर्थात बी घटना के घटित होने के बाद ए घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4/9। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि पीबी का मान दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 0.5,
और पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका मान दिया हुआ है 0.32 और हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी का मान क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दिया हुआ है पी बी का मान दिया हुआ है और यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम जानते हैं पी ए अपॉन बी का मान क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी का मान। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना दिया हुआ है 0.32 अपॉन पी बी का मान कितना दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब आता है हमारे पास 30। तो ये आ गया 32/50 और इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 8/4 से नहीं होगा ये 16/25। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना आ गया 16/25। तो ये इस प्रकार इसकी प्रोबेबिलिटी का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, वो दिया हुआ है यदि 2 ऑफ पी ए का मान दिया हुआ है बराबर पी बी इक्वल दिया हुआ है 5/13 और इसके साथ साथ में हमें दिया हुआ है पी ए अपॉन बी का मान दिया हुआ है 2/5 हो तो पी ए यूनियन बी का मान फाइंड आउट करना है, पी ए यूनियन बी का मान फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये होता है। लेकिन हमें क्या मान चाहिए, हमारे पास पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, पी बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से हमें हमारे पास क्या मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है 5/13 और 2 पी ए का मान दिया हुआ है 5/13। तो यहाँ से पी ए का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5/26। हमें मान दिया हुआ है ए अपॉन बी का, यहाँ से हम जानते हैं पी ए अपॉन बी का मान होता है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। यहाँ से पी ए अपॉन बी का मान कितना दिया हुआ है 2/5 इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाई पी बी। पी बी का मान दिया हुआ है हमारे पास ये रहा 5/13। 5/13 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना जाएगा, ये यहाँ से क्या करेगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 2/13। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान आ गया। हम यहाँ से पी ए यूनियन बी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए का मान दिया हुआ है हमारे पास, ये रहा पी ए का मान दिया हुआ है, अर्थात पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यहाँ से पी ए का मान दिया हुआ है 5/26 प्लस पी बी का मान दिया हुआ है 5/13 माइनस ये कितना दिया हुआ है 2/13। जब इनका एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया 26, यहाँ से ये आ गया 5 प्लस ये कितना आ गया 10 माइनस 2, तो ये आ गया 4। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 11/26। तो P ऑफ A यूनियन B का मान कितना आया 11/26। तो इस प्रकार हमारे पास जब पी ए का मान दिया हो, पी बी का मान दिया हो, पी ए अपॉन बी का मान दिया हो, तो वहाँ से हम पी ए यूनियन ऑफ बी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो दिया हुआ है कि पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है, यहाँ से पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए का मान फाइंड आउट करना है। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.6
और P ऑफ B का मान दिया हुआ है 0.3 और P A इंटरसेक्शन ऑफ B का मान दिया हुआ है 0.2 और यहाँ से हमें P A अपॉन B व P B अपॉन A का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं P A अपॉन जो B का मान होता है वो क्या होता है, P A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P B, यही होता है। क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था P E अपॉन F का मान क्या होता है, P A इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन है सॉरी, A नहीं है, P A इंटरसेक्शन ऑफ F इक्वल क्या है, P F। तो यहाँ से हम जानते हैं इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, P A इंटरसेक्शन ऑफ B बराबर P B। तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन ऑफ B का मान दिया हुआ है 0.2 और P B का मान दिया हुआ है 0.3। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया 2/3। तो इस प्रकार हम इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ से क्या जाएगा, P B अपॉन A का मान क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ A इक्वल्स टू P A और A इंटरसेक्शन B इसका मान एक ही होगा, यहाँ से दिया हुआ है 0.2 बाई P A का मान दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 2/6 को क्या लिखता हूँ 1/3। तो इस प्रकार हम इसकी प्रोबेबिलिटी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो मान दिया हुआ है कि P A का मान दिया हुआ है, P B का मान दिया हुआ है, P B अपॉन A का मान दिया हुआ है। यहाँ से हमें P A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। ये तो एकदम इजी है, तो आप लोग भी ज्ञात कर सकते हो इसको खुद भी। इसके बाद में हमारा जो छठवां क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। देखो छठवां क्वेश्चन, एक परिवार है और परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, एक क्या हो सकता, दोनों या दोनों क्या हो सकती है, गर्ल हो सकती है। यही 3 कंडीशन बनती है, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक बॉय हो सकती है, एक गर्ल हो सकती है, या क्या हो सकती है, दोनों गर्ल हो सकती है। अब हमें क्या दिया हुआ है, तो ये तो आ गया हमारी प्रतिदर्श समष्टि थी, ये तो क्या आ गई बी जी या जी, ये तो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि आ गई। लेकिन हमें दे रखा है ई घटना क्या दे रखी है कि कोई घटना, जैसे मान लिया घटना ए है, ये क्या बोल रहा है प्रश्न कि इनमें से दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, कम से कम एक बच्चा। तो या तो क्या हो सकता है, एक बच्चा लड़का है तो या तो बॉय के साथ क्या हो सकता है, बॉय कम से कम, या बॉय के साथ क्या हो सकती है, गर्ल। तो इस कंडीशन में कम से कम एक लड़का है, यहाँ 2 कम से कम बोल रहा है, इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं, या क्या हो सकती है, 1। तो ये घटना क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 बच्चे लड़का होने की प्रायिकता दे रखी है हमें। ये दे रखा है ये घटना घटित हो चुकी कि कम से कम एक बच्चा है। इसके बाद में पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। हमें क्या पूछा है कि घटना बी का मान पूछा है कि दोनों बच्चों के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात हमें मान पूछा है कि P B अपॉन A, कि ए घटना घटित हो चुकी है उसके बाद में बी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहां से नंबर ऑफ ए का मान कितना आ गया, 2, और नंबर ऑफ बी का मान कितना आ गया, 1। और हमें पता है जो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ये क्या आएगा, केवल ए क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यहां से क्या आएगी, ए की कंडीशन आएगी, तो यहां से इसका मान कितना आ गया, 1। और हमें पता है, तो यहां से हमें इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से इस घटना की प्रोबेबिलिटी, इसके घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 2/3। यही तो आएगी, टोटल कंडीशन थी 3 में से 2 घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 2/3। ऐसे ही बी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/3। और इसी प्रकार इन दोनों के इंटरसेक्शन की घटना के 1/3। हम जानते हैं P B अपॉन A का मान फाइंड आउट करना है। यहां से क्या आएगा, P A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P A। बताओ P A इंटरसेक्शन ऑफ B, P A इंटरसेक्शन ऑफ B का मान कितना है, 1/3। P A घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 2/3। तो यहां से क्या गया, 1/3 इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल, ये क्या गया, 1/2। तो यहां से घटना के
घटित होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, अगर डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक घटना घटित हो रही है, इसके साथ में हमें पूछा कि इस घटना की घटित होने की प्रायिकता, अर्थात हमारे पास ये है कि टोटल प्रायिकता कितनी है, अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 2, और एक संभावित परिणाम कितना है कि ये बी कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो जब ये घटना घटित हो चुकी है, अर्थात ये घटना के अर्थात टोटल परिणाम कितने हैं 2, और तो हमें ज्ञात करना है 1 के, तो 1 कितना हो गया 2। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ज्ञात करना था, तो ये बाई जो नियम दिया हुआ है उस नियम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चलना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पर्सन दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो इस प्रयोग में संबंधित घटनाएं ए व बी निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। हमारे पास क्या कर रहा है, कोई घटना है, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो या तो क्या हो सकते हैं, दोनों हेड हो सकते हैं, या दोनों क्या हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं, या एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, या पहला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है। ये टोटल प्रतिदर्श समष्टि है। इसके बाद में हमें पूछा है कि पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना है, हमें पी ए अपॉन बी का मान फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि ए घटना क्या दी हुई कि एक सिक्के पर पट प्रकट होना, और बी घटना क्या दी हुई है, 2 घटना दी हुई है ए और बी। अगर हेड को क्या मान लेता हूं, चित, और इसको टेल को क्या मान लेता हूं, पट, चित और पट। तो यहां से देखो आगे दिया हुआ है हमें कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, केवल एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आएगी HT या TH, या तो पहले सिक्के पे हो सकता है या दूसरे सिक्के पे हो सकता है। ये घटना घटी हुई है। इसके बाद में हमें बोल रहा है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, दूसरा बी घटना बोल रहा है कि एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। अगले वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, चित का मतलब एक सिक्के पर ही आएगा, तो HT या TH दोनों ये आएंगे। अर्थात हमें पूछा है ए अपॉन बी, इस कंडीशन में ए अपॉन बी का मान कितना है, टोटल संभावित परिणाम कितने थे, एन ए का मान कितना है 2, और एन बी का मान कितना है टोटल 2, और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान भी कितना आ रहा है 2 नंबर ऑफ। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 टोटल परिणाम कितने थे 4, और यहाँ से 2/4, और इसके भी कितना आ जाएगा 2/4। हमें किसका मान फाइंड आउट करना था, पी ए अपॉन बी का मान, तो पी ए अपॉन बी का मान क्या जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना है 2/4, और पी बी का मान कितना है 2/4, 2/4 से 2/4 कैंसिल, यहाँ से कितना मान आ गया 1। तो यहाँ से ए अपॉन बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अर्थात ये 1 क्या है, एक तरह से प्रतिदर्श समष्टि है कि टोटल जो परिणाम होता है प्रोबेबिलिटी का, वो प्रोबेबिलिटी का मान 1 ही होता है। तो यहाँ से इसका टोटल मान क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी का मान 1 आ गया। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है और कोई चित प्रकट नहीं होता है, तो इस कंडीशन में इसके हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से बताओ, कोई चित प्रकट नहीं होता है, अर्थात घटना ए दी हुई है ए, कोई चित प्रकट नहीं होता है, कोई चित प्रकट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, अर्थात दोनों पे क्या आ रहा है, पट आ रहा है। कोई चित प्रकट नहीं हो रहा है, कोई चित में तो इसका यहाँ पे कोई भी चित नहीं प्रकट हो रहा है। बी घटना क्या है, कोई भी पट प्रकट नहीं हो रहा है, कोई भी पट का मतलब क्या हो गया, पट का मतलब हो गया कि कोई भी पट यहाँ पे इस कंडीशन में कोई भी पट प्रकट नहीं हो रहा है, कि दोनों चित प्रकट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, पट प्रकट हो रहे हैं। दोनों घटनाएं एक दूसरे की क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना आया 0, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना आ गया 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना आ गया 1/4, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना आ गया 0/4, इसका मतलब कितना आ गया 0। और हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी का मान, पी ए अपॉन बी का मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना है 1, और यहाँ आ गया 1/4, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो अर्थात इस कंडीशन में यहाँ पे पी ए अपॉन बी का मान कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि एक पारिवारिक चित्र में माता व पिता व पुत्र यादृच्छिक सिद्ध रेखा में खड़े हैं। हमें संबंध घटनाओं ए
व बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि और पी ए और बी और ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमें दिया हुआ क्या है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये माता पिता पुत्र, ये क्या एक सीधी लाइन में खड़े हुए हैं। माता पिता व पुत्र ये एक सीधी लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं सन, मदर और फादर, ये क्या हुए एक सीधी लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले एक सन खड़ा हुआ है, उसके बाद में माता खड़ी हुई है, उसके बाद में फादर। यह क्या हो सकता है, सबसे पहले सन, बाद में फादर, बाद में मदर खड़ी हो सकती है। तो प्रतिदर्श समष्टि भाई क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, संभावित परिणाम। यह क्या हो सकता है, पहले माता खड़ी है, उसके बाद में सन, बाद में फादर, पहले माता, उसके बाद में फादर, उसके बाद में सन, या ये कंडीशन हो सकती है। या क्या हो सकता है, सबसे पहले फादर आ गया, उसके बाद में मदर आ गई, बाद में सन आ गया, पहले फादर आ गया, फिर सन आ गया, फिर मदर आ गई। मतलब टोटल संभावना यही हो सकती है। या तो पहले क्या आ सकता है, सन आ सकता है, सन आएगी तो यार उसके बाद में माता या पिता, सन के बाद में क्या आ सकता है, या पिता या माता। पहले मैंने माता को ले लिया, माता के बाद में सन आ सकता है, फिर पिता, माता के बाद में पिता आ सकता है, सन आ सकता है। पहले मैंने फादर को ले लिया, पहले फादर आ गया, उसके बाद में मदर और सन, फादर के बाद में सन और मदर। तो टोटल संभावना इतनी है। इसके बाद में घटना ए क्या बोल रहा है, घटना ए में बोल रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसका मतलब पुत्र कितने, यहां पे सिरे पर खड़ा है, यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है और यहां पे खड़ा है। तो टोटल एक सिरे पर खड़ा है। तो टोटल संभावना कितनी आ गई, एस एम एम और एम एफ एस और एफ एम एस। तो ये टोटल संभावनाएं आ गई। जो फर्स्ट घटना ए थी, ए घटना में क्या बोल रहा है कि पुत्र है वो सिरे पर खड़ा हुआ है, सिरे पर मतलब किनारे पर खड़ा हुआ है। तो किनारे पर यहाँ इन्हीं कंडीशन में खड़ा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ बीच में है, यहाँ पे बीच में है। और घटना बी दिया हुआ है, घटना बी का घटित होने के लिए बोल रहा है कि पिता मध्य में खड़ा हुआ है। पिता कहाँ है, यहाँ तो क्या था, पुत्र सिरे पर खड़ा हुआ था। अरे यहाँ क्या है, पिता मध्य में। तो पिता मध्य में कितनी बार खड़ा हुआ है, पिता, एक कंडीशन ये रही पिता मध्य में, एक कंडीशन ये रही पिता मध्य में, और कोई कंडीशन में पिता मध्य में नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एक तो आ गई एस एफ एम, दूसरी आ गई एम एफ एस कंडीशन। यही दो कंडीशन हो गई। इन कंडीशन के अलावा और ऐसे कोई कंडीशन नहीं है जिसमें क्या हो, पिता मध्य में हो। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। हमारे पास मैं ज्ञात कर सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, एस एफ एम, ये रहा एस एफ एम, एम एफ एस, इसका मतलब यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों कंडीशन आएगी, क्योंकि दोनों में कोई में ना वो बेनिस्ट है। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल कंडीशन कितनी थी हमारे पास 6, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना जाएगा 4/6, इसका मतलब 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना जाएगा 2, तो 2/6, इसका मतलब कितना आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान के टोटल संभावना घटा 2, टोटल संभावना है 6, तो 1/3। यहाँ से हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी का मान। पी ए अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना 1/3 अपॉन पी बी का मान कितना है 1/3। तो यहाँ से क्या आ गया 1/3 इंटू 3/1, इससे ये कैंसिल क्या आ गया 1। तो इस प्रकार इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मान। और हमें यही फाइंड आउट करना था, पी ए अपॉन बी का मान फाइंड आउट करना था, और ये मान आ गया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक न्याय पासे को उछाला जाता है, एक न्याय पासे को उछाला जाता है और घटनाएं, ए घटनाएं दी हुई है। ए घटना में क्या दिया हुआ है 3, ए घटना दी हुई है कि ए घटना है 1 में 3, 5, और बी घटना दी हुई है 2 और 3, और सी घटना दी हुई है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि यहां से हमें दे रखा है कि एक पासे को उछाला गया, तो प्रतिदर्श समष्टि कितने हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6,
पास से पूछा गया प्रतिदर्श समष्टि अर्थात कुल परिणामों की संख्या, और घटना ए दे रखी है, घटना बी दे रखी है, घटना सी दे रखी है। घटना एक कितना दे रखा है मान 1 2 3 1 3 5 सॉरी, और घटना बी दे रखा है 2 और 3, और घटना सी दे रखा है 2 3 4 5 2 3 4 और 5 इस प्रकार दे रखा है। और हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी व पी बी अपॉन ए का मान फाइंड आउट करना है। और एक याद करना है, एक तो ये याद करना है, दूसरा याद करना है पी ए अपॉन सी व पी सी अपॉन ए। इसके साथ साथ में तीसरा मान और याद करना है पी ए यूनियन ऑफ बी अपॉन सी व पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन सी। इनका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि यहां से मेरे पास पी ए इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, टोटल परिणाम कितने हैं यहाँ पे 3, और कुल संभावना कितनी थी 6, तो 3/6 इसका मतलब कितना आ गया 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है 2, और यहाँ नंबर ऑफ कितने हैं 1/3। तो यहाँ से पी ऑफ सी का मान कितना है 4/6 इसका मतलब कितना आ गया 2/3 का मान। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे चाहिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहाँ चाहिए ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहाँ से मैं बताऊँ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कोई अवयव कॉमन आ रहा है क्या, केवल कितना आ रहा है 3। और ए इंटरसेक्शन ऑफ सी का मान कितना आएगा, यहाँ से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, सॉरी अरे एक 5 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 3 और 5। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना आ गया 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी का मान कितना आ गया 2/6 इसका मतलब 1/। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना है 1/6 अपॉन पी बी का मान कितना है 1/3। तो ये मल्टीप्लाई हुआ 1/6 इंटू 3/1, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2, तो 1/2 का मान आ गया। इसी प्रकार P अपॉन बी भी आ जाएगा, P अपॉन बी क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा P A का मान आ जाएगा। तो ये आप फाइंड आउट खुद कर लेना। इसके बाद देखा नेक्स्ट पर्सन इसी का सेकंड पार्ट दिया वो P A अपॉन सी का मान क्या हो गया, P A इंटरसेक्शन ऑफ C अपॉन P C। P A इंटरसेक्शन ऑफ C का मान कितना है 1/3 अपॉन पी सी का मान कितना है 2/3। तो यहाँ से क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल 1/2 आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार C अपॉन 1 का मान आपको खुद को फाइंड आउट करना है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया P A यूनियन ऑफ B अपॉन C। इसका मतलब क्या हो गया, हमें फाइंड मान निकालना है A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन, यहाँ से इन दोनों का क्या निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ C अपॉन पी सी का मान। हमारे पास ए यूनियन बी, यहां से बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन ऑफ बी का मान आएगा, यहां से इन दोनों से यूनियन क्या आएगा 1 2 3 और 5। तो हमें क्या चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, यहां से इसका मान निकालो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। यहां इन दोनों से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या आ गया 2 3 और 5। तो इनका जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये क्या आ जाएगी 3 टोटल परिणाम कितने 6 1/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2 अपॉन पी सी का मान कितना है 2/3। तो यहाँ से 1/2 इंटू 3/2, तो यहाँ से क्या आ गया 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4 आ गई। ठीक इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन सी, इसका मान आपको खुद को फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यदि यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त जो भिन्न भिन्न अंक है, दोनों पासों को प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार करने का तरीका पता चल गया उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो।
इसलिए आपको खुद को ये क्या करना है, मेहनत करनी है। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, उसका मैं सॉल्यूशन दूसरे पार्ट में करवा दूंगा। इसके बाद में जो प्रश्न दिया हुआ है कि दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, तो दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग क्या होना, 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दो पासों को फेंकता हूँ, मेरे को पता है कि अगर एक पासे को फेंकता हूँ तो मेरे पास प्राप्त अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले जो पासा फेंका उस पर मान लिया मैंने 1 आया, उसके बाद दोबारा फेंका 1 के साथ वापस क्या आ गया, 1 के साथ वापस क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। इसी प्रकार 1 के साथ कितने आ सकते हैं, 6 तक आ सकते हैं। लिख दूँ यहाँ से 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ पहले पासे में मैंने फेंका तब आया मेरे पास 2, तो दूसरे पासे में फेंका उसके साथ क्या आया, 1। दूसरा पहले पासे पे 1 2 आया, दूसरे के साथ 2 आ गया वापस, इस 2 के साथ वापस 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। ठीक इसी प्रकार 3 आ गया मान लिया, 3 के साथ 1, ठीक इसी प्रकार 3 के साथ क्या आ गया, 6। 4 आ गया पहले पे, उसके बाद में 1 4 2, इसके बाद में ऐसे ही आएंगे 4 6। मान लिया पहले पासे पे आ गया 5 के साथ क्या आ गया 1, 5 के साथ 2, इसके साथ क्या आ गया 5 के साथ क्या आ सकता है 6। लास्ट अगर मान लिया पहले पे मैंने आ गया मान लिया 6 आ गया, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये हमारे पास टोटल समष्टि हो गई, अर्थात s का मान कितना हो गया 36, 6 बाई 6, तो ये कितने हो गए 36। तो यहाँ से टोटल जो समष्टि आ गई हमारे पास कितना आ गया 36। हमें ये घटना ए बोल रहा है, घटना ए क्या बोल रहा है कि पासे पर भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होना, पासे पर भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होना। अब हमें पता है कि इसमें टोटल अंक कितने आएंगे, देखो सेम कब आएंगे, ये आएगा, इसके बाद में 3 3 वाला आएगा, इसके बाद में 4 4 वाला आएगा, इसके बाद में 5 5 वाला आएगा। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने थे 30। उसमें से कौन कौन से नहीं आएंगे, केवल ये वाले परिणाम नहीं आएंगे, कौन कौन से, ये वाले। तो टोटल परिणाम कितने आएंगे 30 परिणाम आ जाएंगे, नंबर ऑफ ये, क्योंकि टोटल 36 थे उसमें से ये 6 परिणाम नहीं आएंगे, उसके बगैर सारे के सारे परिणाम आ जाएंगे। और टोटल बी जो सदिश दे रखा है वो बी घटना क्या दे रखी है, बी घटना दे रखी है कि प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। टोटल जो संख्याएं हैं उनकी योग 4 होने की प्रायिकता, तो उनकी संख्याएं 4 होने का योग है, मतलब 1 और 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 और यहाँ पे कितना हो रहा है 4। तो उनका योग 4 होने वाले ऐसे अवयवी लेने हैं हमें जिनका अंक ये 4 हो। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ये आएगा। और ये क्या हो रहे हैं फिर ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे 5 हो गया फिर 6 हो गया, तो ये भी नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो ये भी नहीं आएगा, इनका अंक कितना हो रहा है 4 और बाकी के ये भी नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो इनका अंक कितना हो रहा है 4, बाकी के क्या आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। इनका योग करेंगे तो ये कैसा 5 से स्टार और 6 7, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो टोटल परिणाम कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 प्राप्त हुए। कौन कौन से हुए हैं, एक तो हुआ हमारे पास 1 और 3, दूसरा क्या हुआ 2 और 2, और तीसरा क्या हुआ 3 और 1। तो हमारे पास ए घटना प्राप्त हो गई, बी घटना प्राप्त हो गई, अर्थात एक की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 30 बाई 36, तो ये कितना हो गया 5 बाई 6। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना आएगा, टोटल परिणाम कितना आएगा 3, टोटल थे कितने 36, तो यहाँ कितना 1 बाई 12। अब यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान क्या आएगा, बताओ। इस एक के अंदर तो कौन कौन से अवयव आ रहे थे, सब अवयव आ रहे थे, बाकी की ये सेम संख्या वाले नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन तो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे, तो केवल एक ये उभयनिष्ठ नहीं होगा क्योंकि ये इसमें नहीं है, बाकी ये दोनों इसमें क्या है, इसमें उपस्थित है। तो ये क्या आ गया 3 और 1। तो इस प्रकार ये आ गया। तो यहाँ से मैं मान निकाल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना आ गया 2/36, इसका मतलब 1/, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे को अनुमान निकालना है पी ए अपॉन बी का। तो यहाँ से क्या बता दूंगा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान कितना है 1/8 और पी बी का मान कितना है 1/12 है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/18/12/1। तो यहाँ से 6 से डिवाइड हो गया ये, तो ये कितना आ गया 2/। तो इस प्रकार हम इसका मान फाइंड आउट
कर सकते हैं। आपको बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, जो नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा।